हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FIM एडवेंचर। आज जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने ख़त्म किया। ठीक है, ऑर्गेनिक में ही अभी आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करती हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो, बहुत सारी बुक्स अगर आप देखोगे, बहुत सारी बुक्स रेफर करोगे तो बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का टॉपिक आपको मिलेगा नहीं। कुछ कुछ बुक्स में मिलेगा, कुछ कुछ जगह पर नहीं मिलेगा। कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ाते। ठीक है, एक्चुअली ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो मैं यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने जो पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है ऑर्गेनिक पढ़ाने का, तो ऐसा है कि मैं मेन जो हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड, ये जो नाम आपको बुक्स में दिखेंगे, ठीक है, इन चैप्टर्स को पढ़ाने से पहले मैं बहुत सारी बेसिक चीज़ें, उनके पीछे का रीज़न, जो रिएक्शंस वहाँ आप लोगों को दिखेंगी, वो रिएक्शंस क्यों हो रही हैं, कैसे होती हैं, तो उनके पीछे बहुत सारे रीज़न होता है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे टीचर्स ने आप लोगों में, बहुत सारे लोगों से आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपने ये सुना होगा कि भाई ऑर्गेनिक तो सब रटने वाली होती है, रट डालो, रट लो, रट लो, रट लो, रट लो। ठीक है, नो डाउट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बट मैंने कहा है बहुत सारी चीज़ें नहीं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एज अ होल पूरा नहीं रटना है। हाँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ें, कुछ परसेंट चीज़ें, 20-30-40% चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, ठीक है, तो जो समझने वाला पार्ट है उस पर आप पीछे रह जाओगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बट आपको पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे एकदम ऐसे बैठ के एकदम एनगल्फ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा बैठ के एकदम घोटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें याद रखोगे, कुछ चीज़ें समझोगे, ठीक है, कुछ रिएक्शंस के पीछे उनके बेस समझोगे, कुछ रिएक्शन के पीछे उसके रीजन समझोगे, तो चीज़ें अपने आप जो है क्वेश्चंस जैसे बनने लग जाएंगे। वैसे भी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें, या जेई में देखो, नीट देखो, KVY देखो, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर कभी भी आपको कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने वाले हैं कि आपको भाई ऐसा का ऐसा रटा हुआ है कहीं रिएक्शन, और वैसा का वैसा रटा हुआ रिएक्शन वहां पे आपको पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रिएक्टेंट बदल के देंगे, यहाँ पर आपको, हाँ, मैकेनिज्म्स जो है, यानी जो पाथवे है रिएक्शन का, वो सेम रहेगा। ठीक है, बट आपको डेफिनेटली स्पीशीज जो है वहां पर बदल के दी होंगी, तो इसीलिए बेटर है कि आप उस पाथवे को समझ लें rather देन रिएक्शन को रट लें। ठीक है, उस पाथवे को समझेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन लगाना इजी होगा। सो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। बेसिकली इस रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं क्या क्या चीजें सिखाने वाली हूँ बता देती हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के साथ, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि हम लोगों ने IUPAC में पढ़ा हुआ है कि कितने टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे पता होगा आप लोग को, अल्केन होता है, फिर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो अल्कीन हो जाएगा, फिर अल्काइन हो जाएगा, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अल्डेहाइड, कीटोन, साइनाइड, ऐसे बहुत सारे टाइप के आप लोगों ने IUPAC में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, अल्कोहल बन रहा है, अल्डेहाइड बन रहा है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हम कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रिपेयर करने के बाद इनको हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सब हमें ऑर्गेनिक में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सब जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली वो सारी की सारी जो रिएक्शंस आएंगी वो किन टाइप की रिएक्शंस के अंदर आती हैं, वो टाइप ऑफ रिएक्शंस हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं। बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे एक ग्रुप लगा था, कोई आया उस ग्रुप को भगा दिया, खुद उसके जगह पर लग गया, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर दो चीजें एक साथ मॉलिक्यूल में से बाहर भाग गई तो उसके जगह कुछ और हो गया काम, तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, आई नो ये इतना ज्यादा जो अभी आप लोग देख रहे हो ये हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो, ये सब बहुत डिटेल में है। ठीक है ना, कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन होती है, एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन होती है, डरो मत, है ना। ये सारी रिएक्शंस जो हैं, ये सारी रिएक्शंस बहुत डिटेल में, ये सारी रिएक्शंस के टाइप और इनके अंदर क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं, ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। पर टाइप ऑफ रिएक्शंस शुरू करने से पहले, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज शुरू करती हूँ आज के लेक्चर में। बहुत बेसिक चीजें बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल चीजें बताने वाली हूँ। धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे हम मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो देखो जरा,
रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि कोई भी रिएक्शन होती कैसे है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं। देखो जरा कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, तो 3 चीजें पार्टिसिपेट या 4 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब 3 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं और टोटली 4 चीजें होती है उसके अंदर। क्या क्या होता है देखो, अगर आप लोगों ने अब तक कोई रिएक्शन देखी है तो हम लोग नॉर्मली किसी भी रिएक्शन को इस तरीके से दिखाते हैं कि रिएक्शन का मतलब क्या है, एक रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, या एक रिएक्टेंट था, एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे, ठीक है ना, वो कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। अब ऑर्गेनिक के अंदर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे दिखा सकती हूँ। देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, अरे अरे सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, इसको मैं लिखती हूँ अटैकिंग रिएजेंट। ये लोग किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमेशा बनाएंगे एक चीज जो सबको चाहिए होती है, विच इज प्रोडक्ट, ठीक है। यानी अब ये क्या चीज लिख दी मैम, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट, यही तो सही था, ये क्या लिख दिया आपने, सबस्ट्रेट वबस्ट्रेट क्या चीज होती है। बेसिकली यही दोनों मिलकर के बन जाता है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट्स व्हाटएवर। अब ये सबस्ट्रेट क्या चीज होती है, सो भाई साहब सबस्ट्रेट वो चीज है जो कि खुद अपने आप को चेंज करके, जो कि अपने आप के अंदर कुछ डेकोरेशन करके, जो भी चेंजेस उसके अंदर उसको करने हैं, पतला होना है, मोटा होना है, जो भी होना है, ठीक है, वो चेंजेस करके खुद को प्रोडक्ट में बदलता है। एक मॉलिक्यूल था, उसने अपनी डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर ली और वो काय में चेंज हो गया, काय में बदल गया, प्रोडक्ट में। तो जिस मॉलिक्यूल में चेंज आए हैं दैट मॉलिक्यूल इज नथिंग बट सबस्ट्रेट। अच्छा, अब ये चेंज अपने आप तो होगा नहीं, उसको खुजली तो आई नहीं है कि यार खुद ही खुद को चेंज हो गया, खुद ही अपने आप ही चेंज हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। इस चेंज के पीछे किसी का हाथ होगा, इस चेंज के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो इस चेंज को लाने वाला जो रीजन है वो है हमारी अटैकिंग स्पीशी। यानी अटैकिंग स्पीशी क्या करती है, अटैकिंग स्पीशी सबस्ट्रेट को मजबूर करती है कि भाई तू चेंज हो और प्रोडक्ट बना। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूं यहाँ पर, शायद ये एग्जाम्पल अभी नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, ठीक है ना, हम बहुत डिटेल में इसको आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिया है RCl, R से मेरा मतलब है अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन चेन, Cl से मेरा मतलब है क्लोराइड, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अल्काइल क्लोराइड। ये अल्काइल क्लोराइड जो है इसमें से Cl माइनस निकला, OH माइनस इसमें लग गया, ये बन गया कुछ इस तरीके का, Cl माइनस निकल गया, ठीक है। सो इस मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हुआ है, आप अगर देख रहे हो तो RCl कन्वर्ट हो चुका है ROH में, RCl के अंदर वहां पर चेंज आया है, तो RCl के अंदर वहां पर चेंज आया है, तो ये मेरा RCl हो गया है सबस्ट्रेट। अच्छा, चेंज लाने वाला कौन, चेंज किसके वजह से आया, OH माइनस के वजह से आया। बहुत सारे रीजंस होते हैं, OH माइनस उसको अटैक करता है, OH माइनस वो जो R है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स करता है कि वो क्लोरीन को छोड़ दे और OH माइनस से शादी कर ले, ठीक है। सो इस तरीके से जब बेचारे क्लोरीन को वो छोड़ देता है, R जो है अल्काइल ग्रुप वो क्लोराइड को छोड़ देता है और ये बना लेता है, ये जो है हमारी, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो जिसके वजह से ये चेंज आया है, ये OH माइनस, ये हो गई हमारी अटैकिंग स्पीशी, ठीक है, ये हमारी कहलाती है अटैकिंग स्पीशी। तो इस तरीके से बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है उसमें एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के अंदर सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस लाने वाला जो होता है वो होती है अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग स्पीशी। अटैकिंग स्पीशी क्या करती है, अटैक करेगी और वो सबस्ट्रेट को परेशान करेगी कि तू चेंज हो। बेचारा सबस्ट्रेट कंफ्यूज हो जाएगा, सबस्ट्रेट अपने आप को चेंज कर लेगा और सबस्ट्रेट बना लेगा प्रोडक्ट। और ये पूरी कहानी को देखने वाला, ये पूरी कहानी को बैठ कर देखने वाला होता है कौन, सॉल्वेंट। भाई ये बैठ के देख तो रहा है पर इसका भी बड़ा रोल है। ये भी अगर रंग बदल लेगा तो रिएक्शन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सॉल्वेंट का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, बताऊंगी, सॉल्वेंट भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो बात करते हैं आगे, सबस्ट्रेट के ऊपर बात करते हैं।
या सबसे पहले एक काम करते हैं, अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएजेंट की, कि भाई कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं। थोड़ी अच्छी सुंदर हेडिंग डालते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे शायद आप लोग। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है। कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं? रिएजेंट्स होते हैं 2 टाइप के, बता चुकी हूं वैसे मैं, आज डिटेल में बताऊंगी। पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये नाम मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया था पहले, ठीक है। आज डिटेल में बता रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। वेल, पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इसको डिनोट करते हैं लोग इस तरीके से E+ पे, E+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। E+ से डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तरीका है, अपना अपना तरीका होता है बताने का। E+ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सी चीज है भाई? तो इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब बताया था लव, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ऐसे लोग जिन्हें इलेक्ट्रॉन से एकदम प्यार है, ठीक है, ऐसे लोग जो कि इलेक्ट्रॉन को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं, ठीक है, आर इलेक्ट्रोफाइल। जो लोग इलेक्ट्रॉन को बहुत पसंद करते हैं वो लोग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब भाई इलेक्ट्रॉन पसंद है इन्हें, नेगेटिवली चार्ज चीज पसंद है इन्हें, यानी डेफिनेटली वो खुद कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ये खुद। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओहो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं मतलब क्या मतलब? उसका ये है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या फिर उसका मतलब ये है कि उनके पास क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, सिर्फ यही एक क्राइटेरिया है या और भी कोई क्राइटेरियाज हो सकते हैं? देखो देखते हैं, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, या मैं इसको अभी नहीं लिखती कि पॉजिटिवली चार्ज है, बताऊंगी उसके पीछे की कहानी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी दे आर ऑलवेज ईगर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑलवेज ईगर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए है, हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, ठीक है। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन चाहिए है तो ये लेविस एसिड्स हुए। लेविस एसिड्स क्या होते हैं? लेविस एसिड्स आर नथिंग बट लोन पेयर एक्सेप्टर। तो क्या ये लेविस एसिड्स हैं? तो हाँ भाई, ये लेविस एसिड्स हैं, ठीक है। ये लोन पेयर एक्सेप्टर हैं, ठीक है। पर उसमें एक छोटा एक्सेप्शन आता है, बताती हूँ बाद में। पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप के मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। पहले मैं देख लेती हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मेरे पास बेटा 2 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। एक वो जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, है ना। एक्चुअली ये 2 टाइप बताना था मुझे, इसीलिए ऊपर नहीं लिख रही थी मैं। एक वो जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी मेरे पास होते हैं। यानी क्या मैम? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यानी ऐसे लोग जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ऐसे कौन लोग हैं भाई? ऐसे कौन लोग हैं? बताऊंगी ऐसे कौन लोग हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल पे। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एग्जाम्पल बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल लो, सुंदर सुंदर। H+, ठीक है। प्रोटॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, उसको तो चाहिए ही कि कोई आए और इलेक्ट्रॉन दे जाए, ठीक है। CH+ हो सकता है, Cl+, ओ माय गॉड,
ये कब से चमत्कार हो गया? Cl+, मैम हमने तो हमेशा Cl- सुना है, ये क्या है भाई? जैसे Cl- क्लोराइड होता है वैसे ही Cl+ होता है क्लोरोनियम आयन। हमेशा याद रखो, अगर पीछे उसके आइड लगा है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन है, यानी वो नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पीछे लगेगा यम, तो क्लोराइड हो जाएगा Cl- और क्लोरोनियम हो जाएगा Cl+। बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ब्रोमीन के भी लग सकता है प्लस, कोई टेंशन नहीं है। तो ब्रोमीन के लगा दिया Br+, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। Cl+ हो गया, Br+ हो गया, H+ हो गया। ये सब के सब और कोई प्लस वाला रहेगा तो ले लो, NO+ ले लो, ठीक है। ये सब के सब क्या हो गए? ये सब के सब हो गए ऐसे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। और बहुत ही फेमस, देख चुके हो तुम लोग, आहा, कार्बोकटायन, सही है। कार्बोकटायन इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है ये, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, मतलब जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगी उनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही होगा, वो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। दे विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो। तो क्या ये सब लेविस एसिड्स हैं? हाँ भाई, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो लेविस एसिड्स तो हैं। लेविस एसिड्स क्या होते हैं? लेविस एसिड्स वो होते हैं जिनको लोन पेयर चाहिए होती है। ऑलवेज कीप इन माइंड, लोन पेयर चाहिए होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो सारे के सारे हैं इन सबके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। वेकेंट p ऑर्बिटल है, कैसे पता है मैम आपको? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे sp2 आएगा, दो p बॉन्डिंग में आ गए, एक p खाली है। सबके पास एक एक p खाली है, ठीक है। सो उसके हिसाब से मुझे पता चल गया कि इनके पास होते हैं वेकेंट p ऑर्बिटल्स। और d तो वेकेंट है ही, जैसे ये 3rd पीरियड 4th पीरियड है तो इनके पास d वेकेंट है। अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रोफाइल्स की। ये तो वो हो गए ना जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रोफाइल्स की जो कि न्यूट्रल है। मैंने कहा था ना न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसे कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो कि न्यूट्रल होंगे, ठीक है। सो भाई ऐसे लोग इलेक्ट्रोफाइल्स विथ, ऐसे लोग जिनके पास वेकेंट p या d ऑर्बिटल है बट नो पॉजिटिव चार्ज, बट उनके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है पर फिर भी उनके पास p या d वेकेंट ऑर्बिटल है। ऐसे कौन लोग हैं दुनिया में भाई जिनके पास p और d वेकेंट है पर चार्ज नहीं है? बहुत सारे हैं ऐसे जो कि हाइपोवैलेंट स्पीशी बनाते हैं, हाइपोवैलेंट हाइपो ऑक्टेट कंपाउंड्स बनाते हैं एंड स्टिल दे आर चार्जलेस इन नेचर, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा बहुत ही फेमस है BF3, ठीक है, और हमारा BeCl2, BF3 के ही बहुत सारे भाई बंधु हो सकते हैं। BCl3 हो सकता है, BBr3 हो सकता है, BI3 हो सकता है, ठीक है। BeCl2 के अलावा हो सकता है BeF2 हो सकता है, ठीक है, BeBr2 हो सकता है। ये सभी और ले सकते हो आप, AlCl3 ले सकते हो आप, ठीक है। AlCl3 भी क्या है? AlCl3 इज ऑल्सो क्या कह सकते हैं उसको? न्यूट्रल स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। एक न्यूट्रल स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग हो सकता है। AlCl3 बहुत बार आने वाला है बेटा, AlCl3 आने वाला है, BeCl2 आने वाला है, BF3 आने वाला है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार आने वाले हैं, याद रखें। ये ऐसे लोग हैं जो कि न्यूट्रल हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी हैं। एक और स्पीशी के बारे में बात करती हूँ जो कि न्यूट्रल भी होने वाला है और इलेक्ट्रोफाइल भी होने वाला है, जैसे ये हमारा CHHH रेडिकल, ठीक है, यानी कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है
ये एक ऐसी चीज है जो कि न्यूट्रल भी है। और देखो जरा इसके पास क्या है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, इसके पास देखो कार्बोकटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में। तो कार्बोकटायन भी इलेक्ट्रॉन मतलब वैसा है, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं उसको, डेफिशिएंट है। और सॉरी, ठीक है ना, कार्बोकटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस तरीके से वी हैव 2 स्पीशीज हियर जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये चार्ज्ड है और ये जो है न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इसको मैं जरा रिलेट करती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को या लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी को या इलेक्ट्रोफिलिसिटी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कह सकते हैं हम उसको। उस चीज को मैं जरा रिलेट करती हूँ अपने एक फिनोमिना से, लेविस की एसिडिक स्ट्रेंथ से, ठीक है ना, लेविस की एसिडिक स्ट्रेंथ से मैं उसको रिलेट करती हूँ। देखो किस तरीके से क्या होती है भाई लेविस की एसिडिटी, क्या होते हैं लेविस एसिड्स, क्या होते हैं। देखो बहुत जगह पर इसको क्या कहते हैं कंपेयर किया हुआ है, क्या होते हैं लेविस एसिड्स, पता होगा तुम लोगों को, ठीक है। और नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिर बता रही हूँ। लेविस एसिड्स क्या होते हैं, तो भाई स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर, ऐसी स्पीशी जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेविस एसिड्स। ऐसी स्पीशीज जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है उसे कहते हैं लेविस एसिड्स। कौन है भाई, क्या है इनमें से क्या सारे इलेक्ट्रोफाइल्स लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं क्या, देखो देखते हैं जरा, ठीक है। Cl माइनस की बात, Cl प्लस की बात कर लेते हैं। Cl प्लस, क्या Cl प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है क्या, उसके पास इतना वेकेंट ऑर्बिटल है। हाँ भाई Cl के पास थर्ड पीरियड एलिमेंट है, डी भी वैकेंट पड़ा है, पी भी वैकेंट पड़ा है, सब वैकेंट पड़े हैं, और लोन पेयर को टेंशन नहीं है। तो Cl प्लस मेरा इलेक्ट्रोफाइल भी है, मेरा लेविस का एसिड भी है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। वैसे ही आप देख लो CH3 प्लस, देख लो CH3 प्लस के पास क्या है, CH3 प्लस के पास अगर देखोगे तो इसका होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास पड़ी होती है एक वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ी होती है, वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ी होती है। तो ये भी क्या कर सकता है, पूरा ऑर्बिटल खाली है यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। मैम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करना है क्या, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते क्या, नहीं, यहाँ पर डोनेट होगी तो पूरी पेयर होगी, एक्सेप्ट होगी तो पूरी पेयर होगी, ठीक है। ऑर्बिटल वेकेंट है तो पेयर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और हमारा लेविस एसिड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैम BF3 देखो जरा, BF3 बनाओ जरा, BF3 लेविस एसिड हो सकता है क्या, देखें तो। हाँ, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, एक बी खाली पड़ा है उसके पास, ठीक है, एक पी खाली पड़ा है, तो ये क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करता है लोन पेयर। तो क्या ये लेविस एसिड हो सकता है, तो हाँ ये लेविस एसिड है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, ठीक है। उसके बाद एक स्पीशी है मेरे पास, इसका मतलब ये है कि मैम कि ऑल लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब ये है क्या, एक्सेप्शन है, ये बात गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, नहीं, ये सही नहीं है या ये सही है, देखते हैं, रुको, एक एक्सेप्शन है ना, एक स्पीशी है ऐसी जो कि गड़बड़ करती है, देखते हैं कौन सी स्पीशी है, देखो जरा, फिर उस पर बात करते हैं, फिर उस स्टेटमेंट पे बात करती हूँ मैं वापस से, है ना। बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल 1 2 3, इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकता भाई, लोन पेयर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, इट कैन नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर। क्यों भाई, कार्बन है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होती है उसके पास, अगर उसने लोन पेयर एक्सेप्ट कर ली, जगह ही नहीं है उसके पास, रखेगा कहाँ से, एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह है और एक इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो लेविस एसिड नहीं है, पर वो इलेक्ट्रोफाइल तो है, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर, सो नॉट अ
लेविस एसिड, ठीक है। सो ये एक लेविस एसिड नहीं है, बट स्टिल एन इलेक्ट्रोफाइल, बट स्टिल एक इलेक्ट्रोफाइल तो है ही। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई इस स्टेटमेंट को मैं जरा यहाँ लिखूँ, दो स्टेटमेंट लिखती हूँ, देखो बताना कौन सा सही है। ऑल लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, सारे के सारे लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, और ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड्स। कौन सी बात सही है? देखो सारे लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हैं, हर वो लोग जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो लोन पेयर के प्यासे होंगे, इलेक्ट्रॉन के प्यासे होंगे। हाँ भाई ये बात तो सही है, दिस इज ट्रू, ठीक है। हर इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होगा, हर वो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या वो लेविस एसिड होगा? नहीं भाई, यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? यही तो बैठा है मेरा कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। ये लेविस एसिड नहीं है पर इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर लग गई एक एक्सेप्शन। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है ना। सो इस तरीके से कार्बन फ्री रेडिकल जो होती है वो लेविस एसिड नहीं होती। सो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कि कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल, कौन होती है लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन होती है लेविस की, कौन कौन होते हैं लेविस के एसिड्स। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सी चीज बताना चाहूंगी, मतलब बैक बॉन्डिंग को थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहूंगी लेविस के एसिडिक स्ट्रेंथ से। वैसे अगर आप लोगों ने मेरी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो देखी है तो मैंने वहां पे ये चीज की हुई है, ठीक है। एक लेविस के एसिड्स की स्ट्रेंथ को मैं कंपेयर करना चाहूंगी। जैसे क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपेयर द लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कंपेयर करो किसको? BF3, BCl3, BBr3, BI3। कौन सबसे अच्छा लेविस एसिड है बताओ? देखो बनाते हैं BF3, BCl3, BBr3 और BI3। अब इसके अंदर सबसे अच्छा लेविस का एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास है? पहली बात, क्यों है ये लेविस एसिड्स? देखते हैं। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, सबका sp2 निकलेगा, सभी के पास आप देखोगे एक एक p ऑर्बिटल वेकेंट है, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं कि लेविस की एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो लेविस की एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो बोरॉन रेडी है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। किससे? अपने घर के किसी से नहीं, यानी फ्लोरीन से नहीं करना है उसको करना है कहीं बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट, ठीक है। तो कौन सा वाला बोरॉन है जो बाहर से लोन पेयर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा? देखो जरा कौन सा वाला बोरॉन कर पाएगा। यहाँ अगर देखो तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास भी है, और आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर है, ठीक है। जब भी लोन पेयर होते हैं एटम्स के पास, ठीक है, और उनके ही सेंट्रल एटम के पास अगर कोई वेकेंट ऑर्बिटल होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सेटलमेंट घर में हो जाए, ठीक है ना। इसको भाई जरूरत है लोन पेयर की, इसके पास एक्सेस में है, इसके पैसे की जरूरत है, इसके पास एक्सेस में पैसा है, ठीक है। अगर 2 भाई हैं, एक को बेचारे को जरूरत है पैसे की और दूसरे के पास एक्स्ट्रा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो घर में सेटलमेंट करना चाहेंगे, बाहर बैंक से लोन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, घर में सेटलमेंट होने वाला है भाई। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? ये फ्लोरीन मस्त यहाँ पे इसको अपने पाई बॉन्डिंग से, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोन पेयर जो है दे देगा। बस इसी बॉन्डिंग को हम पी पाई बैक बॉन्ड कहते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप जाएं और मेरी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो को देखें, बिल्कुल उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है।
ठीक है। और क्योंकि बोरॉन भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो यहाँ 2p बैक बॉन्ड बनेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है कंपैरेटिवली। यहाँ पर 2p और कार्बन क्लोरीन का बनेगा 3p, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड पीरियड है। 3p नहीं, शायद 4p बनने वाला है, 3p बनने वाला है, ठीक है। बोरॉन का बनेगा 2p और वैसे ही ब्रोमीन और बड़ा है तो उसका 4p बनेगा, आयोडीन और बड़ा है तो उसका 5p बनेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जब पाई बॉन्डिंग के दौरान, पाई बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होती है, पाई बॉन्डिंग के दौरान जब ऑर्बिटल्स की साइज में वेरिएशन आएगा तब बॉन्डिंग हो जाएगी खराब। तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग, अगर मैं बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग BF3 की होने वाली है, फिर BCl3, फिर BBr3 और सबसे खराब बैक बॉन्डिंग होगी Bi3 की, ठीक है। सो इससे मुझे पता चलता है कि भाई Bi3 में यहाँ पे उसको घर की घर इतना मुनाफा होने नहीं वाला, यानी इतना हेल्प उसको होने नहीं वाला जितना हेल्प उसको चाहिए था। तो अब क्या करना पड़ेगा, Bi3 के बोरॉन को बैंक से लोन लेना पड़ेगा। यानी Bi3 का बोरॉन क्या करेगा, बाहर से उधार लेगा। बाहर से उधार लेना ही क्या है, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो वो बाहर से उधार लेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा लेविस एसिड। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई लेविस की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा, Bi3, उसके बाद बनेगा BBr3, फिर बनेगा BCl3 और फिर बनेगा BF3। Bi3 विल बी द बढ़िया वाला लेविस का एसिड, ठीक है। सो ये कहानी हो गई इलेक्ट्रोफाइल्स की, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स की, ठीक है। ऐसे भी रिएजेंट्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे मैंने जो फर्स्ट में एग्जांपल लिया था उसके अंदर मैंने OH- लिया था तो इट वाज नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसे जो रिएजेंट्स होते हैं, ऐसी रिएजेंट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल्स। क्या है ये न्यूक्लियोफाइल, भाई फिर से न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लव, ठीक है। सो जो न्यूक्लियस लवर होते हैं या जो पॉजिटिव चार्ज लवर्स होते हैं या जिनको पॉजिटिवली चार्ज चीजें पसंद आती हैं, ठीक है, जिनको पॉजिटिव चार्ज सीकिंग होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज सीकिंग में यहाँ पे लिखना चाहूंगी, ऐसी स्पीशीज जो होती हैं वो कहलाती हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो कब होंगी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो देमसेल्व्स, वो होने चाहिए देमसेल्व्स, ईदर दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, या तो वो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड होने चाहिए, और या तो फिर उनके पास होने चाहिए दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या तो उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो सारे के सारे दे ऑल आर लेविस बेसिस, सारे के सारे लेविस बेसिस होंगे। एग्जाम्पल भर भर के मेरे पास देखो वहाँ H+ था, यहाँ H-, OH-, NH2-, 3- कार्बन आयन, F- फ्लोराइड, ठीक है, ले लो Cl- क्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे SH-, PH3-, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे लेविस बेसिस भी होंगे, यानी सबके सब लोन पेयर डोनर होंगे, सबके सब नेगेटिव चार्ज डोनर होंगे, सबके सब अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहेंगे, ठीक है। सो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या लोन पेयर पोजेसिंग स्पीशीज जो होंगी वो होंगी लेविस बेसिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनकी जो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी होती है, उनकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो बताती हूँ, द लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी
of nucleophile is called nucleophilicity। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कब बढ़ती है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा याद रखना डाउन द ग्रुप बढ़ती है जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, पीरियड की बात नहीं कर रही हूं, जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। ठीक है, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल्स की डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, जबकि लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको पता होगा डाउन द ग्रुप कम होती है। ठीक है, बताऊंगी क्या कहानी है ये, बताती हूँ थोड़ी देर में। और दूसरी चीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ही बात कर लेते हैं, फिर दोनों के डिफरेंस पे बात करेंगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है कम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या भाई डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। ठीक है, इस तरह की चीज मैं कह सकती हूँ, है ना। अब मैं अगर यही बात करूं, लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, तो उसके लिए मैं बढ़िया एग्जांपल्स ले सकती हूं। देखो जरा, जैसे मेरे पास है, मान लो कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं, NH3 PH3 और नापास, हाँ ASH3 और SbH3। ठीक है, इनकी बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी की क्या होगी, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बताया था। जैसे ही हम नीचे नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। देखो जरा, डाउन द ग्रुप हम चलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, SbH3 की होगी, फिर ASH3 की होगी, फिर होगी PH3 की, और सबसे कम होगी NH3 की। जबकि वहीं अगर मैं लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है, लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, लोन पेयर सबसे जल्दी कौन दे देगा, तो लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ में अमोनिया सबसे पहले आएगा, फिर आएगा PH3, फिर आएगा ASH3 और फिर आएगा SbH3। ये एक ऐसी चीज है ना बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं। एक्चुअली जब आपको बेसिसिटी देखनी है, देखो यहाँ पे बताती हूँ डिफरेंस लेकर। ठीक है, ये हो गया लेविस बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, लेविस का बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेविस का बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, लेविस का बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, तो लेविस का भाई बेसिक स्ट्रेंथ तब बढ़ेगा जब आपका साइज कम होगा। ठीक है, एटम का या आयन का अगर साइज कम है तो लेविस का बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर आपका साइज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा होता है कि जब मैं बेसिक स्ट्रेंथ देखती हूँ तो मैं उसके अंदर किसी तरह का सॉल्वेंट नहीं डालती। ठीक है, मैं बस उस एटम की या उस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या रिपल्शन है वो देखती हूँ, मैं उसको किसी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं देखती। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैं क्या करती हूँ, मैं सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देखती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इसका मेरे पास। जैसे यहाँ पर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी देखनी है F-, Cl-, Br- और I- की। ठीक है, यहाँ पर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है F-, Cl-, Br- और I- की।
तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की जो ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर कुछ इस तरीके से होती है, जबकि वहीं अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ फ्लोरीन की ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो उल्टे हो जाते हैं। अच्छा, हर बार ये चेंज होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर ऐसी क्यों है और बेसिसिटी की ऑर्डर ऐसी क्यों है, इस बात को बता रही हूँ समझना। ये कहानी हम कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर। कौन सी कहानी? न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली। मान लो पानी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैंने जब पानी ले ली, वाटर ले ली, तो होगा क्या, होगा ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है। ठीक है, होगा ये कि F- बेचारा जो है बहुत छोटा है और हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, तो पानी पूरा का पूरा उस F- को जो है सराउंड कर लेगा। अब जब पानी ने उस F- को पूरा सराउंड कर लिया है, तो वहां पर उसको लोन पेयर देने के लिए जगह ही नहीं बचती कि भाई कहाँ से वो लेने वाला आएगा। लेने वाला यानी कौन? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो कहाँ से डोनेट करेगा, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, जगह नहीं बचेगी। आइडियली डोनेट करने की टेंडेंसी F- की ज्यादा है, क्योंकि F- साइज में छोटा है, F- के अंदर बहुत सारे स्टेरिक रिपल्सन हो रहे हैं, छोटा सा साइज है, इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है। आइडियली F- को देना चाहिए, जो यहाँ दिख रहा है मुझे, आइडियली F- दे रहा है बेसिक स्ट्रेंथ में, क्योंकि यहाँ पानी वानी का कोई झोल नहीं है। ठीक है, सो आइडियली यही होना चाहिए देने की टेंडेंसी, पर यहाँ क्या हो गया, F- को पानी ने कुछ इस तरीके से घेर लिया कि बेचारा F- लोन पेयर देने के लिए ढूंढ ही रहा है, कहां से दूं, कहां से दूं, कहां से दूं, कहां से दूं। इस बात का फायदा उठा लिया आयोडीन ने। आयोडीन के पास पट से इलेक्ट्रोफाइल आया, आयोडीन ने अपना लोन पेयर दे दिया और आयोडीन खुश। ठीक है, यानी सबसे पहले जो लोन पेयर दिया वो किसने दिया? वो दिया आयोडीन ने। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो देने की टेंडेंसी थी वो आयोडीन की बढ़ गई, फ्लोरीन की कम हो गई। बेचारा छोटा था, जगह नहीं मिल पाई उसको। ठीक है, तो उसके पास पोटेंशियल्स थे पर फिर भी वो दे नहीं पाया। मतलब पोटेंशियल थे का मतलब उसके पास क्राइटेरिया था, कंडीशंस थी देने की, नेगेटिव चार्ज देने की, बट स्टिल वो नहीं दे पाया। कौन? फ्लोराइड। ठीक है, सो इस तरीके से लेविस का बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसका ऑर्डर कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम चाहिए, तब जाकर के न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो बढ़ेगी। एग्जाम्पल अमोनिया वाला ले सकते हो आप। ठीक है, ये वाला ले सकते हो आप, और एक बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे CH3- हो गया, सी के बाद कौन आता है? NH2- हो गया, इसको हटाया जाए यहाँ से, OH- हो गया और F- हो गया। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं कि लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ कौन सबसे अच्छा लेविस बेस होगा, ठीक है, तो लेविस बेस की अगर बात करूं कौन सबसे अच्छा होगा, या फिर मैं ये बात करूं कि कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी बताया था आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। सो कार्बन की यानी CH3- की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा दिखती है, फिर NH2, फिर OH- और फिर F-। ठीक है, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ की भी अगर बात करूंगी तो बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यहाँ पर यही बनता है, क्योंकि जब हम यहाँ चलते हैं, ठीक है, यहाँ चलते हैं तो साइज का इतना मैटर नहीं करता, यानी साइज का जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, वो ऑर्डर वैसा ही कुछ रहता है। यानी अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ भी सेम ही रहती है, यानी CH3- ही ज़्यादा रहेगा NH2- से, फिर OH- आएगा और फिर F- आएगा। यानी एक्चुअली वो जो चेंज होता है किसमें, लेविस की बेसिक स्ट्रेंथ में और न्यूक्लियोफिलिसिटी में, वो चेंज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व होता है कहाँ? डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे वो तभी चेंज होता है, अदरवाइज अलोंग द पीरियड वो रहता है सेम। ठीक है ना, वो रहता है सेम। तो इस तरीके से ऑर्डर रहेगा हमारा, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं OH- की और SH- की, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ठीक है, तो वही SH का बड़ा रहेगा। ठीक है, पर वही डाउन द ग्रुप है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहेगी? तो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी OH- की ज्यादा, किससे? SH- से। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिफरेंस।
है ना। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं और न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो देखो, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। हमेशा जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन में मेरे पास दो स्पीशीज होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। मैंने क्या क्या बताया था तुम्हें? मैंने बताया था सबस्ट्रेट और मैंने बताया था अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, ठीक है। अगर अटैकिंग रिएजेंट मेरा इलेक्ट्रोफाइल है तो हमेशा याद रखना सबस्ट्रेट क्या होगा मेरा? न्यूक्लियोफाइल। यानी हमेशा इलेक्ट्रोफाइल किस पे आके गिरेगा? न्यूक्लियोफाइल पे। जबकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या होगा मेरा? इलेक्ट्रोफाइल। यानी अटैकिंग रिएजेंट के सब मिलकर के क्या बनाएंगे? एक साथ बेचारे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमेशा अगर मेरा सबस्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको अटैकिंग नेगेटिव चार्ज स्पीशी करेगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो अटैक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी करेगा, या सो ऑन, ठीक है ना, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शंस जो है आगे प्रोसीड होने वाली हैं। सो अब सॉल्वेंट जो है वो बताने से पहले मैं जान लूँ कि क्या टाइम हुआ है हमारे वीडियो का। ओके, सो सॉल्वेंट के बारे में बता देती हूँ, है ना, या ठीक है अगले वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि 15-20 मिनट्स में तो वो ख़त्म होगा नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे और फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस भी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आप पर्सनली भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो तब तक के लिए फिर अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।